बुलेटिन की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कराची के हवाले से। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को तड़पा कर रख दिया है। कोई एहतजाज, कोई वादा, कोई दावा, कुछ भी काम न आया। शहर कायद में 3500 मेगावाट तक पहुंच गई है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हुकूमतों के नोटिस ना ही सियासी जमातों का एहतजाज काम आए। कराची वालों के लिए भी बिजली बहरान की आजमाइशें मजीद बढ़ गई हैं। रिहायशी इलाकों में लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक पहुंच गया। शिकायत ज्यादा होने पर फॉल्ट्स दूर करने में बीके इलेक्ट्रिक को मुश्किलात का सामना है। सनती इलाकों में भी तवील बिजली बंदिश शुरू हो गई। सनतकारों का कहना है कि सूरत हाल यही रही तो सनतें बंद कर देंगे। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। खुदारा हुक्मरान मामले का मुस्तकिल हल ढूंढे। आपको बताएं कि शहर कायद के बासी परेशान गैर एलानिया लोड शेडिंग से। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को तड़पा दिया। कोई एहतजाज, कोई वादा, कोई दावा काम ना आया। शहर कायद में तलब 3500 मेगावाट तक पहुंच गई। इस वक्त हमारे साथ शहर कायद से ब्यूरो चीफ मलिक मुनव्वर हुसैन मौजूद हैं। मलिक मुनव्वर, बताइएगा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला कब से जारी है और सनतकारों का क्या कहना है? जी, गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जहां शहरियों को शदीद मुतासर किया है, वहीं पर सनतकारों, बिजनेसमैनों को भी बहुत ज्यादा मुतासर कर दिया है। सनतकार भी हुकूमत, वफाकी हुकूमत से दहाइयाँ देते नजर आते हैं। के इलेक्ट्रिक की जो मनमानी है वो अपने अरूज पर हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो अब 6 से 10 घंटे तक का बढ़ गया है, जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेजिडेंशियल हैं या इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहाँ पर यही सूरत हाल है कि 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बिजली जो है वो गायब रहती है। तो हम ओवर बिलिंग जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से जारी है। इतनी बिजली मिलती नहीं लोगों को जितनी उनको ओवर बिलिंग के जरिए बिल भेजे जाते हैं। तो शहरी दोहरे मेयार की वजह से जो है शरीर अजाब में मुब्तला है। हम के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का कहना है कि इसके तलब में जो है वो गर्मी की वजह से बिजली की तलब में इजाफा हुआ है, जिसमें 3500 मेगावाट की मजीद तलब जो है उसमें है, जो कि उसके लिए उनका कहना है कि इंतजाम किए जा रहे हैं। मगर उनके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया का ये कहना है कि रूटीन की जो लोड शेडिंग है शेड्यूल के तहत वो जारी है। मगर सूरत हाल ये है कि कराची जो है वो गैर एलानी लोड शेडिंग के इस वक्त नजर में है और कराची के शहरियों का कोई परेशान हाल नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के शहरियों का कोई परेशान हाल नहीं। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कराची वालों को तड़पा कर रख दिया। कोई ऐलान, कोई एहतजाज, कुछ भी काम नहीं आया। नेपरा अथॉरिटी कराची का दौरा करेगी। चेयरमैन नेपरा कहते हैं कि मामले पर फैसला जल्द किया जाएगा। विफाक से ज्यादा बिजली दिलवा सकते हैं मगर कि इलेक्ट्रिक तरसील नहीं कर सकती। कराची में लोड शेडिंग के हवाले से नेपरा में समाअत हुई है। चेयरमैन नेपरा ने कहा लोड शेडिंग से मुतालिक तमाम तजावीज़ात और हकाइक का जायजा लेंगे। लोड शेडिंग खत्म होने तक पैक ऑफ और पैक ट्रैक खत्म कर दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक इकदामात में समरी नेपरा को फराहम करेगी। सीईओ के इलेक्ट्रिक का कहना था कि $400 मिलियन से जायद फंड से बिजली की तरसीली निज़ाम पर काम हो रहा है। 30 से 40 फीडर मरम्मती काम की वजह से बंद रहते हैं, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक हुकाम ये बात बता रहे थे कि लोड शेडिंग होती ही रहती है। विफाक से आपको ज्यादा बिजली दिलवा सकते हैं मगर आपके पास तरसील नहीं है। इस बात की जिम्मेदारी किस पर डालें कि आप बिजली की तरसील नहीं कर सकते, जिस पर सीईओ के इलेक्ट्रिक ने जवाब दिया कि इस बात की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर डाली जाए। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अवामी तासुर है कि पैक ट्रैक में लोड शेडिंग हो रही है। जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते टैरिफ यकसां हो जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए सूबों को मिलकर काम करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नेशनल लोकेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा भी किया है, खसूसी इजलास की सदारत भी की है, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उनके हमरा मौजूद थे। जी बिल्कुल, चेयरमैन एनजीएम में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, वफाकी वुज़रा और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा भी इजलास में शरीक। इजलास में टिड्डी दल के तदारुक के लिए किए जाने वाले इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि टिड्डी दल और कोरोना वायरस का एक साथ हमला पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
تاہم وفاق صوبائی حکومتوں اور پاک فوج نے بروقت اس کا تدارک کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اجلاس میں ٹڈی دل کنٹرول کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے فیز 2 کی بھی منظوری دی۔ متاثرہ کسانوں کو ایک پیکج کے ذریعے معاوضہ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جس میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے صوبوں کو مل کر کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کا دورہ، خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل، وفاقی وزراء اور چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں ٹڈی دل کے تدارک کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹڈی دل اور کرونا وائرس کا ایک ساتھ حملہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، تاہم وفاق اور صوبائی حکومتوں اور پاک فوج نے بروقت اس کا تدارک کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اجلاس میں ٹڈی دل کنٹرول کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے فیز 2 کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعظم کا سرکاری گوداموں میں موجود گندم مارکیٹ میں لانے کا حکم، سستے پوائنٹس بنا کر شہریوں میں آٹا تقسیم کیا جائے۔ وزیر اعظم کی پنجاب حکومت کو خصوصی ہدایات، کہا گندم اکتوبر کی بجائے فوری طور پر مارکیٹ میں لائی جائے۔ ضرورت پڑی تو گندم درآمد بھی کر لیں گے، اب بھی شہریوں کی مشکلات ہمیں کم کرنی ہے، ایسا ان کا کہنا تھا کہ گندم مارکیٹ میں لائی جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کمی ہو سکے۔ وزیر اعظم کا سرکاری گوداموں میں موجود گندم مارکیٹ میں لانے کا حکم، سستے پوائنٹس بنا کر شہریوں میں آٹا تقسیم کیا جائے۔ وزیر اعظم کی جانب سے حکومت کو خصوصی ہدایات، کہا گندم اکتوبر کی بجائے فوری طور پر مارکیٹ میں لائی جائے، ضرورت پڑی تو گندم درآمد بھی کر لیں گے، ابھی شہریوں کی مشکلات کم کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کو آخری وارننگ دے دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کہا ہے کہ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، کارکردگی دکھانا ہوگی، ناکامی پر حکومتی عہدیداران کو گھر کی راہ لینا ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی فیصلوں پر عملی اقدامات کا خود جائزہ لینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اب اجلاسوں میں صرف بریفنگ سے کام نہیں چلے گا، وزارتیں ہوں یا ڈویژن، حکومتی امور میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ صوبائی کابینہ اور افسر شاہی کو بھی اب کارکردگی کے ترازو میں تولا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اہم اعلان کر دیا، انہوں نے کہا کہ اب آخری وارننگ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کہا کہ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، کارکردگی دکھانا ہوگی، ناکامی پر حکومتی عہدیداروں کو گھر کی راہ لینا ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی فیصلوں پر عملی اقدامات کا خود جائزہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، اب اجلاسوں میں صرف بریفنگ سے کام نہیں چلے گا، وزارتیں ہوں یا ڈویژن، حکومتی امور میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن وزیر اعظم کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ عمران خان 5 سال کی مدت پوری کریں گے، چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد جھاڑو پھرنے جا رہا ہے۔ شیخ رشید کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا، شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے، جیسا کہوں گا ویسا ہی کرے گا۔ سپریم کورٹ کا 120 احتساب عدالتوں کے قیام کا فیصلہ تاریخی اور پاناما سے بھی بڑا فیصلہ ہے۔ چیف جسٹس کو سلام پیش کرتا ہوں، عدالتی فیصلے سے جھاڑو پھر جائے گا اور آئندہ انتخابات شفاف ہوں گے۔ جھاڑو پھر جائے گا الیکشن سے پہلے جو فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے، میں نہیں سمجھتا دنیا میں یہی ایک سسٹم چل سکتا ہے کہ فوری انصاف ملے اور یہ لوگ روز آپ کے آدھے ٹی وی پروگرام ہی ختم ہو جائیں گے، آپ کو وہ انٹرٹینمنٹ شروع کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالنا، منی لانڈرنگ، پیسوں کا یہ کرپشن، ڈس آنیسٹی، کرپٹ، ڈس آنیسٹ، سلگش، ایکسٹرا ویٹنگ، ایکسٹرا ویکنٹ، یہ سارے پروگرام ایک پاکستان بدلنے جا رہا ہے چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد۔ جھاڑو اہم خبر دیں گے آپ کو، سندھ کے وزیر تعلیم سید غنی نے کہا ہے کہ نالائق وفاقی حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، پنجاب میں کرونا ٹیسٹ کرنا بند کر دیے گئے ہیں، ملک کو اتنا نقصان کبھی بھی نہیں پہنچا جتنا اس نااہل حکومت نے پہنچایا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا، پوری دنیا میں پی آئی اے کے آپریشن پر تقریباً پابندی لگا دی گئی ہے، قومی ایئر لائنز کو زمین بوس کر دیا گیا، پنجاب میں گندم کا شدید بحران ہے۔ نیشنل ایئر لائن کو بین کر دیا گیا، تقریباً یورپ نے بند کر دیا، کل امریکہ نے کر دیا، اس سے پہلے مختلف اور ممالک نے اور خطوں نے اس کو بند کر دیا۔ اتنا بڑا نقصان شاید پاکستان کی تاریخ میں پی آئی اے کو نہیں پہنچا ہوگا
जितना इस हुकूमत के नाअहल और नालायक वुज़रा के चंद बयानात की वजह से पहुंचा है। ये बड़ा इशू है, इसको देखा जाना चाहिए कि क्या ये दानिस्ता था या गैर दानिस्ता था। अगर आज भी इनके वज़ीर उसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम सही कर रहे हैं, तो फिर मुझे शक नहीं बल्कि यकीन होता है कि शायद इसके पीछे कोई और मकासद कार फरमा है। वो चाहते हैं कि PIO को भी स्टील मिल की तरह ज़मीन बोस करें और उसके बाद फिर अपने किसी जो इनके ATMs हैं उनमें से किसी के साथ कोई सौदेबाजी करके और मसला हल कर दें। तो ये तवज्जो उससे हटा दी गई। चीनी के स्कैंडल पर भी जो डाका मारा गया था, चीनी के ज़रिए लोगों की जेबों पर 300 अरब से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम की जेबों से पैसे निकाल दिए गए, उससे लोगों की नज़रें हटाना चाहते हैं। और कल एक अपील फाइल की शुगर मिल एसोसिएशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले जो एक फैसला आया था उसके खिलाफ। चलें, उसमें बाकी तो जो लोग हैं सो हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब भी उस अपील में हैं, खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली भी उस अपील में है, और एक कोई अली रजा दरीशक साहब PTI के लीडर हैं। एक जानिब सईद गनी ने विफाक को आड़े हाथों लिया तो दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि सबको तारीख से सबक हासिल करके अपनी इस्लाह करनी चाहिए। कुछ लोग फजलुर रहमान के धरने पर दावे के हामिल हैं। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि इमरान खान से कोई बात करने को तैयार नहीं था। सब एक दूसरे को कह रहे थे कि आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और मशवरा दिया कि कोई जानी नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। अहम खबर देंगे आपको कोरोना के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 5000 से बढ़ गई हैं। मजीद 75 मरीजों का इंतकाल हो गया है। तादाद 5058 हो चुकी है। मजीद 2751 अफराद में वायरस की तशखीस भी हुई है। मरीजों की तादाद 2,43,600 से तजावुज कर गई है, जबकि 2375 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जबकि 1,50,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 75 मरीजों की जिंदगी निकल ली। सिंध में 1,677, पंजाब में 1,972, खैबर पख्तूनख्वा में 1,063, बलोचिस्तान में 125, गिलगित बिल्तिस्तान में 34, आजाद कश्मीर में 41 और इस्लामाबाद में 146 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 2,751 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 85,261, सिंध में 1,09,000, खैबर पख्तूनख्वा में 29,406, बलूचिस्तान में 11,100, गिलगित बिल्तिस्तान में 1,619, इस्लामाबाद में 13,829, आजाद कश्मीर में 1,485 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,25,00,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 5,60,000 से बढ़ गई। 72,47,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजूद कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,60,000 जिंदगियां निकल चुका है। अमेरिका में 1,36,000, ब्राजील में 59,254, रूस में 11,017, भारत में 21,654, तुर्की में 5,300, ईरान में 12,447, अफगानिस्तान में 971, सऊदी अरब में 2,100 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 44,602, इटली में 34,926, स्पेन में 28,401, फ्रांस में 29,980 हलाकतें हुई। तो दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ने पाक फ़िज़ाइया के एक एयर ऑफिसर को एयर मार्शल और 10 अफसरान को एयर वाइस मार्शल के ओहदेदार पर तरक्की दे दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने एयर वाइस मार्शल आमिर मसूद को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी, जबकि 10 एयर कमोडोर्स को एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दे दी। GDP ब्रांच से तरक्की पाने वाले अफसरान में एयर वाइस मार्शल आमिर रशीद, एयर वाइस मार्शल सैयद फवाद मसूद हातमी, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद जमाल अरशद, एयर वाइस मार्शल जफर असलम, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर वाइस मार्शल काजिम हमाद और एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर शामिल हैं। पाक फ़िज़ाइया की इंजीनियरिंग ब्रांच से एयर वाइस मार्शल इरफान ज़हीर, एयर वाइस मार्शल आसफ मकसूद और एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
اسلام لیگ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ قومی ادارے ایک پیج پر نہیں، سیاسی جماعتیں اس وقت ریاست کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اے پی سی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا اس وقت ملک میں بے برکتی ہے، ملک مسائل میں الجھتا جا رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ سمیت کئی مشکلات ہیں، پورا حکومتی نظام اور ادارے ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے۔ موجودہ حکومت سے پوری قوم پریشان ہے، یہ وزیر اعظم نہیں بلکہ قوم پر بوجھ ہے۔ ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، پورا ٹوکرا ہی خراب ہے۔ یہی مطالبہ کریں گے کہ دوبارہ یہ ووٹ قوم کی امانت ہے، یہ واپس قوم کو دی جائے، الیکشن شفاف کیے جائیں۔ یہ دور اب ختم ہو جانا چاہیے کہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس پر جو ہے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ شفاف الیکشن قوم کو دیا جائے، ادارے مداخلت اس میں نہ کریں، بکسے تبدیل نہ کریں، بکسے نہ چرائیں، عوام کے ووٹ کو صحیح معنوں میں گنا جائے، جو فیصلہ قوم کرے گی ہم قبول کریں۔ ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، پورا ٹوکرا جو ہے وہ خراب ہے۔ جی مائنس آل کی بات کریں، کوئی ایک پالیسی نہیں ہے، پورا قوم پریشان ہے۔ وزیر اعظم ہے یا وزیر اعظم ہے؟ وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جو قوم کا بوجھ اٹھائے، وزیر اعظم اس کو کہتے ہیں جو قوم پر بوجھ ہو۔ تو وہ کچھ کہتا ہے، فوج کی طرف سے بیان آتا ہے، وہ پھر کچھ کہتے ہیں، وہ خود آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے، یعنی ریاست اور ریاستی ادارے ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ پھر وفاق کچھ کہتا ہے، صوبہ سندھ کی حکومت کچھ کہتی ہے، ایک صوبہ کچھ کہتا ہے، 3 صوبے کچھ کہتے ہیں۔ پورا حکومتی نظام اور اس کے تمام اجزاء اور اس کے ادارے ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اے پی سی کو بھی مذاق اور اپنی چھیڑ بنا لیا ہے۔ مشورہ ہے کہ مولانا صاحب مسلح بچھا کر اگلے 3 سال اپنے سیاسی و مالی گناہوں پر توبہ استغفار کریں۔ فیاض الحسن چوہان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اصولوں کے نام پر وصول کی سیاست کی اور ہر اے پی سی کے بعد شکست و ریخت، رسوائی اور جگ ہسائی ہی مولانا فضل الرحمان کے کھاتے میں آتی ہے۔ وہ 73 کے آئین کے تناظر میں کرپشن کے 74 رنگ اور ڈھنگ نکالنے میں ماہر ہیں۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں کہ کوہالہ پاور اور آزاد وطن پاور منصوبوں سے 4 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ منصوبے 1800 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور چینی کمپنیوں کے سربراہان نے چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ کوہالہ پاور اور آزاد وطن پاور منصوبوں پر کام جلد از جلد شروع کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کوہالہ پاور اور آزاد وطن پاور منصوبوں سے روزگار کے 8000 مواقع پیدا ہوں گے۔ لاہور کے شمال میں جدید شہر بسانے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ریور راوی فرنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ اتھارٹی کے قیام کے لیے پنجاب حکومت آرڈیننس جاری کرے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اتھارٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ اتھارٹی نیا شہر بسانے کے لیے کام کرے گی جو دبئی کی طرز پر بسایا جائے گا۔ نیا شہر 1 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر بنایا جائے گا۔ نجی شعبے کی جانب سے 5000 ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ نئے شہر میں ہائی لائزر بلڈنگز کے قیام کو ترجیح دی جائے گی۔ نیا شہر بسنے سے لاہور شہر کے ماحولیات، پانی اور ٹریفک کے مسائل پر قابو بھی پایا جا سکے گا۔ نئے شہر میں ایک بڑی جھیل بھی بنائی جائے گی، 3 بیراج بھی بنیں گے۔ لاہور کے علاقہ رائے میں مٹی کا تودہ گرنے سے 2 مزدور جاں بحق جبکہ 3 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ لاہور کے علاقے رائے میں مٹی کا تودہ گرنے سے مزدور جاں بحق ہو گئے ہیں، کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے علاقے رائے ون میں مٹی کا تودہ گرنے سے 2 مزدور جاں بحق ہو گئے، 3 شدید زخمی۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، حالت تشویشناک بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ لاہور کا علاقہ رائے ون جہاں مٹی کا تودہ گرا۔
उसके नतीजे में 2 मजदूर जाँ बहक हो गए, 3 शदीद जख्मी। जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत उनकी तशवीशनाक बताई जा रही है। मिट्टी का तोदा गिरने से रायविंड में 2 मजदूर जाँ बहक हो गए, जबकि 3 शदीद जख्मी हैं, जिनको निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। लाहौर के इलाका रायविंड में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन्होंने जख्मियों को निकाल लिया और उनको अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 2 मजदूर जाँ बहक हो गए, 3 शदीद जख्मी हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। वाक़े के हवाले से तफसीलात जानते हैं लाहौर से TV टुडे के नुमाइंदे शेराज निसार से। शेराज निसार, क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की? जी, रायविंड के सुंदर के इलाके में जो है वो मोहलन वाल के करीब जो है वो एक प्लाजा से जो है वो बेसमेंट से खुदाई की जा रही थी। ऊपर से जो है वो मट्टी के तोदे गिरे और 2 मजदूर जो है वो मौका पर ही जाँ बहक, जबकि 3 को जो है वो मलबे से रेस्क्यू टीमों ने निकाल लिया तो उनको मुकामी अस्पताल जो है पहुंचा दिया गया है, जिनमें से एक की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई गई है, जबकि 2 जो है वो खतरे से बाहर हैं। ये मोहलन वाल के करीब जो है वो एक प्लाजा बंदा था, जिसकी खुदाई के दौरान जो वाक़या पेश आया है। जो जाँ बहक हुए उनका नाम जो लियाकत और लुकमान से उनकी शनाख्त हुई है, जबकि 3 जो जख्मी है वो जना हॉस्पिटल में दाखिल है। जी, बहुत शुक्रिया शेराज निसार तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जख्मियों को, जहां पर वो ज़ेरे इलाज हैं। 3 की हालत शदीद जख्मी होने बताई जा रही है। लाहौर का इलाका रायविंड, जहां पर ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। मिट्टी का तोदा गिर गया। मिट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में नो पार्किंग पर खड़ी कार को ट्रैफिक पुलिस के लिफ्टर ने ड्राइवर समेत उठा लिया। शहरी वार्डन्स को रोकते रहे मगर उन्होंने किसी की भी ना सुनी। यह वाकया पेश आया लाहौर के इलाके गुलबर्ग में, जहां पर नो पार्किंग पर खड़ी कार को ट्रैफिक पुलिस के लिफ्टर ने ड्राइवर समेत उठा लिया। शहरी वार्डन्स को रोकते रहे मगर उसने किसी की भी ना सुनी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में नो पार्किंग पर खड़ी कार को ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर ने ड्राइवर समेत उठा लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से मौजूद है हमारे नुमाइंदे शेराज निसार। जी शेराज, तफसीलात बताइएगा। जी, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। वार्डन्स को जो है वो ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर कोई रॉन्ग पार्किंग करता भी है तो कानून के मुताबिक जो है वो उसकी गाड़ी जो है वो वहां से लिफ्टर के साथ उठा के और दूसरी जगह पर रखी जा सकती है। और लेकिन आज जो वाकया पेश है ये अपनी नोयत का कोई अजीब सा ही वाकया है कि ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है, वो पार्किंग में गाड़ी लगाने की कोशिश कर रहा था। उस समय जो है वो लिफ्टर ने उसको उठा लिया और वो चीखे मारता रहा वहां पे, लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। कल इसी जगह पे जो है वो एक अजीब सा वाकया पेश आया। शायद ये उसी बात का ग्रज निकला है कि कल एक खातून ने जो है वो वहां पे रॉन्ग पार्किंग से रोकने पर ही एक इंस्पेक्टर को जो वार्डन था उसको थप्पड़ भी मारा, गालियां दी, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। शायद इसीलिए वहां पे पार्किंग में जो है वो इतनी सख्ती की गई है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वार्डन जो है वो उसने ड्राइवर समेत ही उसको लिफ्टर पर उठा लिया ऐसा। और इस हवाले से हमारी सीटीओ से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जिस वार्डन ने ये किया उसके खिलाफ ना सिर्फ महकमाना कार्रवाई की जाएगी और उससे सख्ती से जो महकमाना नोटिस भी किया जाएगा। महकमाना कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से नोटिस भी लिया गया है। बहुत शुक्रिया शेराज निसार तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का एक और एजाज, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने 3 बैनुल अक़वामी पार्लिमानी यूनियन का सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। 189 रुकनी इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन यूनियन की सदारत के लिए इंतखाबात रवां बरस दिसंबर में होगा। सादिक संजरानी मुल्की तारीख में पहली बार IPU की सदारत के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंटेरियंस का कहना है कि सादिक संजरानी की IPU सदारती इंतखाबात से पार्लियामान की वक़ार में मज़ीद इजाफा होगा। शहबाज गिल ने कहा है कि PIA में पीपल्स पार्टी और नून लीग के गंद को हम साफ कर रहे हैं। सियासी भर्तियां करके PIA को तबाह कर दिया। कौमी इदारे की तबाही में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है।
वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि PIA में पीपल्स पार्टी और नून लीग के गन को हम साफ कर रहे हैं। 180 लाइसेंस मुस्लिम लीग नून ने जारी किए, जबकि 66 जाली लाइसेंस पीपल्स पार्टी के करप्शन ज़दा हाथों से जारी हुए। उन्होंने कहा कि PIA को जमीन बूस्ट करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। वज़ीर आज़म माफियाज के खिलाफ जबकि पीपल्स पार्टी पुष्पनाही कर रही है। उन्होंने कहा कि माफियाज के खिलाफ कार्रवाई पर मुल्क में मुख्तलिफ बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, ताहम अब मुल्क को लूटने वाले माफियाज की गर्दन नापने का वक्त आ गया है। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन में राबते की तस्दीक कर दी। कहते हैं कुछ लोगों की वसातत से दोनों में राबता हुआ। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अपना और इस हुकूमत का इलाज भी कर रहे हैं। जब पार्टी समझेगी तो मरियम नवाज मुतहर्रिक हो जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के दरमियान बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई, अलबत्ता कुछ लोगों की वसावत से दोनों में राबता जरूर हुआ है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत के नाक़िस कारकर्दगी की वजह से अपोजिशन मुअस्सर एहतजाज या तहरीक चला सकती है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी समझेगी तो मरियम नवाज मुतहर्रिक हो जाएंगी। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अपना और इस हुकूमत का इलाज भी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम वोट के जरिए तब्दीली लाने के ख्वाहां हैं, गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी कोई कदम भी नहीं उठाएंगे। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। रिपोर्ट 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सानिया APS की तहकीकात के लिए तश्कील करदा इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। कमीशन फोकल पर्सन के मुताबिक सानिया इंक्वायरी की सरबामहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेज दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश की गई है। फोकल पर्सन के मुताबिक रिपोर्ट 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। शहीद बच्चों के वालिदैन समेत 132 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट में 101 गवाहों, 31 पुलिस, आर्मी और दीगर अफसरान के बयानात रिकॉर्ड हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से शोहदा के वालिदैन की दरख्वास्त साल 2018 में कमीशन कायम किया गया था। तो दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि सानिया APS की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान कर रहे थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब की तवज्जो बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवाम को धोखाधड़ी के वाकयात पर मरकूज है। चेयरमैन नैब ने एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि करप्शन का खात्मा और मेगा करप्शन मुकदमात को अंजाम तक पहुंचाना तरजीह है। नैब ने 466 अरब रुपए बदउनवान इनासर से लेकर कौमी खजाने में जमा करवाए हैं। नैब ने CPEC मंसूबों की निगरानी के लिए चीन से मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। इसके अलावा नैब ने बदउनवानी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वोकेशन के तहत पाकिस्तान में फोकल इदारा है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि कौमी एहतसाब ब्यूरो का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। नैब अफसरान बदउनवानी का खात्मा कौमी फर्ज समझकर अदा कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं IMF के साथ तमाम मुआहदों पर नजरसानी की जाए। IMF का मकसद मईशत ठीक करना नहीं बल्कि एजेंडे की तकमील है। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा अपने बयान में कि जब तक IMF के एजेंडे पर चलते रहे मुल्क की मईशत संभल नहीं सकती। हुकूमत तमाम तर वादों बुलंदोबाग दावों के बावजूद महंगाई बेरोजगारी पर काबू पाने में नाकाम रही। वज़ीर आज़म अवाम को महंगाई बेरोजगारी गुर्बत से बचाने और तालीम और सेहत की सहूलतें देने की तरफ तवज्जो दें। वफाकी वज़रा खुद अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और जबर की इंतहा कर दी है। बेलाग एहतसाबी निज़ाम के बगैर बदउनवानी और करप्शन का खात्मा खुद फरेबी के सिवा कुछ नहीं। दुल्हन गायब, दुल्हा थाने पहुंच गया। शादी कराने वाले फ्राडिये ने हजारों लूट लिए। पुलिस लड़की लेकर दे मुतासिरा शख्स का मुतालिबा। शगनों की घड़ी बदशकूनी का शिकार हो गई। दूल्हे की बारात बगैर दुल्हन थाने पहुंच गई। रिश्ता तय करने वाला फ्राडिया दूल्हे से हजारों रुपए लूटकर फरार हो गया। मुजफ्फरगढ़ रोहेलिया वाली के थाना सिविल लाइन पहुंचने वाले दीनपुर के रिहायशी मजदूर अल्लाह बचाया के मुताबिक खादिम हुसैन नामी शख्स ने इसका रिश्ता रोहेलिया वाली तय कराया। कुछ दिन कबल खादिम हुसैन ने रोहेलिया वाली में लड़की के अहले खाना से बातचीत भी कराई। रिश्ता तय होने पर गुज़श्ता रोज अल्लाह बचाया वैगन भर के बारात लेकर
रोहेलिया वाली पहुंच गया। अल्लाह बचाया से फ्रॉडिया 30,000 रुपए ले गया और निकाह ख्वां बुलाने का बहाना बनाकर रफू चक्कर हो गया। घंटों फ्रॉडिये और निकाह ख्वां का इंतजार करने वाली बारात थाना सिविल लाइन मुजफ्फरगढ़ पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक दरख्वास्त मौसूल हो गई और मामले की तफ्तीश की जा रही है। इल्ताफ हुसैन भट्टी, टीवी टुडे, रोहेलिया वाली, मुजफ्फरगढ़। उर्दू अदब का जानदार हवाला, 50 से ज़ायद किताबें तसनीफ की। अहमद नदीम कासमी अदब में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। उर्दू अदब के गुलदस्ते को मुरझाए 14 बरस बीत गए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना हद्दे नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। खुशाब की धरती तो सदा खुश रहे, तूने हमें अहमद नदीम कासमी से नवाजा। इब्तदाई जिंदगी मुश्किलात भरी थी, कासमी लाहौर पहुंचे तो गुजर बसर का कोई सहारा न था। आज अहमद नदीम कासमी की बरसी है और जो इंसान इंसानियत की बात करता हो वो हमेशा इंसानों के दिलों में ज़िंदा रहता है। कासमी साहब का तखल्लुस नदीम था और नदीम का मतलब दोस्त होता है, और जब हम उनकी शायरी और अफसानों को पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि अहमद नदीम कासमी ने जो कहा था कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, तो वाक़तन वो मानी के समंदर में उतर गए और उनकी वो हकीकतें, वो राज तब खुले जब उन पर तहकीकी काम हुआ कि वो अदब का समंदर थे। अख्तर शेरानी कासमी साहब को अजीज रखने लगे और इनकी काफी हौसला अफजाई की। आज दुनिया भर के एक बहुत बड़े लेजेंड, दानिश्वर, अदीब, शायर, उनकी बरसी है। अहमद नदीम कासमी साहब, एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। इम्तियाज अली ताज से मिले जिन्होंने अहमद नदीम कासमी को अपने माहाना रिसाले फूल की अदारत की पेशकश की, जो उन्होंने कबूल कर ली। आसमां दर आसमां असरार की परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। 1948 में रेडियो पाकिस्तान की मुलाजमत छोड़ दी और वापस लाहौर चले आए। यहाँ उन्होंने हाजा मसरूर के साथ मिलकर एक नए अदबी रिसाले नकूश की बुनियाद रखी। मुसाफिर ही मुसाफिर हर तरफ हैं, मगर हर शख्स तन्हा जा रहा है। मैं एक इंसान हूँ या सारा जहां हूँ, बगूला है कि सहराज है। अहमद नदीम कासमी 10 जुलाई 2006 को इंतकाल कर गए, लेकिन अदब की दुनिया में सदा जिंदा रहेंगे। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने के भी मजाल ना हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहेगा।